गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो अगले हम टॉपिक पे बात करते हैं अपने। तो लास्ट डे हमने लेविस के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब हम उससे आगे चलते हैं कि आपने देखा होगा जो आयंस होते हैं उनके अंदर जो एटम होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है और टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज होता है, टोटल आयंस के ऊपर भी चार्ज होता है। तो चार्ज कैसे निकाले? तो देखिए, हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। पहले बात करते हैं फॉर्मल चार्ज है क्या। तो कहता है इट इज अ चार्ज ऑन द ईच एटम, यह प्रत्येक एटम पर चार्ज होता है। एटम या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के अंदर हर एक एटम के ऊपर चार्ज होगा, चाहे वो 0 हो, -1 हो या +1 हो। ठीक है, और उसे हम फॉर्मल चार्ज कहेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फॉर्मल चार्ज बराबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एटम के अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से हम क्या करें, उनमें से हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हाफ को घटा दें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम उनमें से ई ने घटाएं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहेंगे फॉर्मल चार्ज। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो O3 मॉलिक्यूल होगा, O3 मॉलिक्यूल का लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है। सेंटर में एक ऑक्सीजन है जिसके पास एक लोन पेयर है, और नीचे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर है, और एक डेटी बॉन्ड से बना हुआ ऑक्सीजन है जिसके पास हमारे पास 3 लोन पेयर है। प्रत्येक ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास, इधर हम देखें, ये हमारे पास हो गया है पहला ऑक्सीजन, ये हमारे पास हो गया दूसरा ऑक्सीजन, ये हमारे पास हो गया तीसरा ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कैसे निकालें? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2h2 2p4। तो दूसरी सेल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। लोन पेयर देखें इस पे, तो 2 ये रे हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और बॉन्ड पेयर देखें तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को, तो 2 हो गए 4। तो बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉनों की हिस्सेदारी है, 2 इसके है 2 इसके है, तो हो गए टोटल 4। तो हाफ ऑफ 4, तो इसे सोल्व करें, देखो 0। इसी प्रकार हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर हमें पता ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 6। अब यहाँ पर लोन पेयर कितनी है? 2, और बॉन्ड पेयर कितने हुए इसके पास में? 4 तो यहाँ और 2 यहाँ, 6। तो हाफ करें इसका तो आ गया 3 और 2 5, 6 में से 5 गया, प्लस का 1। अगर हम तीसरे ऑक्सीजन की बात करें तो तीसरे ऑक्सीजन पे सेम, हमें पता है ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर हम बात करें, इसके लोन पेयर हो गए हैं 2 2 2, 6 हो गए हैं, और इसके बॉन्ड पेयर हो गए हैं, एक बॉन्ड बनाया है डेटी बॉन्ड, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है, तो यहाँ पर 2 हो गई हैं बॉन्ड पेयर। तो उसका हाफ करें तो -1 हो गया, 6 -7 हो गया, 6 में से -7 गया, -1। तो ये इसके हमारे फॉर्मल चार्ज हो गए हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NO3 नेगेटिव आयंस का। अब इसका जो लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहेगा इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ में ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके साथ में ये डेटी बॉन्ड बनाएगा। अब टोटल हमारे पास सेम वही फार्मूला, फॉर्मल चार्ज ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ये नाइट्रोजन हो गया है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन के पास, तो हमें अभी बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं 6, लोन पेयर हो गए हैं 4, आपको दिख रहे होंगे लोन पेयर 4, और बॉन्ड पेयर भी 4 हो गई हैं, तो उसका आधा कर देते हैं। टोटल चार्ज आया फर्स्ट ऑक्सीजन पे 0। अब सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर भी 6, और ये देखिए लोन पेयर 6 हो गए इनके पास में, और बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड बना है तो मतलब 2, तो आ गया टोटल -1। थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन द थर्ड ऑक्सीजन इज ए लोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई हैं 6, और लोन पेयर भी हो गए हैं 6, और बॉन्ड पेयर हो गए हैं 2,
तो इससे आगे हमारे पास में 6 और 2 का आधा घटा दिया, -1 इस पे आया। नाइट्रोजन पे निकाले तो फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1s2 2s2 2p3। तो दूसरी सेल में हुए 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए हैं, बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बना दिए हैं। यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिग्मा पाई बना दिया 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए तो 2। तो 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने पूरे कर दिया, अपना ऑक्टेट पूरा किया तो सारे बॉन्ड बनाने में। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि टोटल हाफ करें 8 का तो हो गया है हमारे पास 4। तो 5 में से 4 गया +1। तो 2 ऑक्सीजन पे -1 और 1 पे 0 और नाइट्रोजन पर +1। टोटल चार्ज अगर आयंस पे निकालें, ग्रुप ऑफ एटम पे निकालें तो -1 चार्ज आता है। देखिए 0 -1 -1 +1 इज इक्वल टू -1। अगले टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक हमारा जाता है हाँ, ये हो गया टाइप ऑफ, हमारे पास हो गए हैं केमिकल बॉन्ड। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में आज तो हम बात करेंगे केवल आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास है क्या। अब इसमें हम बात करें आयनिक बॉन्ड के ऊपर, तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को लेने या इलेक्ट्रॉन को देने से अपना ऑक्टेट पूरा करता है जिस बॉन्ड में, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दोज बॉन्ड which formed the complete the transfer of the one or more electron from the valence shell of the atom are called the ionic bond। जैसे एग्जांपल दे रखा है हमारे पास NaCl का बनना। NaCl में Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 281, वो होता है 281। तो यहाँ पर अपने अंतिम सेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या 1 दे देगा, तो यहाँ पर 1 दे देगा इसको। क्लोरीन के लिए 1 चाहिए तो ये इसे दे देगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, सोडियम जो कैटायन बना है उसमें 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, और क्लोराइड जो आयन बना है उसमें 2,8,8। दोनों ने देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं जो इनकी अंतिम सेल दिख रही है यहाँ पर। तो इसलिए Na और Cl के बीच का जो बॉन्ड हुआ वो कैसा हुआ, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम ट्रांसफर करता है, लेता है या देता है, उसे हम उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके केस में इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी +1 दिया है। तो क्लोरीन ने लिया है तो उसके लिए हो गई है -1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया हमारे पास। अगला हमारे पास आता है कि कौन से फैक्टर है, वो फैक्टर जो बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखें हम इसी पे आते हैं। पहले आयनिक बॉन्ड बनने में पहले एक एटम कैटायन बने, दूसरा एटम एनायन बने, और फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो। ये 3 फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय द लॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कैटायन बनने के लिए जरूरी होगा आयनाइजेशन एनर्जी का कम होना। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो क्या करेगा, वो आसानी से कैटायन बनाएगा। दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब फॉर्मेशन ऑफ एनायन मतलब के लिए हो गया इलेक्ट्रॉन लेना। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यूज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतनी जल्दी से एनायन बनाएगा। तो 2 फैक्टर हो गए। और तीसरा हम बात करते हैं कैटायन और एनायन जो बने हैं उनकी लैटिक एंथैल्पी, उनकी अट्रैक्शन। तो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब कैटायन एनायन को जितनी ज्यादा पावर से, जितनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो वो होगी उसकी लैटिक एंथैल्पी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा लैटिक एंथैल्पी होगी। तो तीसरा केस आता है लैटिक एंथैल्पी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिक एंथैल्पी। ये 3 चीजें आई जिनके बारे में हम अगले हमारे जो टॉपिक में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारे पास मेन फैक्टर रहे।